सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसकी एक लंबी सीरीज के बाद अपन पहुंच गए इसके पार्ट 19 में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 19 में इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर के आखिरी टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है कोरोजन, मतलब संक्षारण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। संक्षारण होता क्या है कि कोई भी धातु है, उस धातु की सतह पर धातु ऑक्साइड या अन्य लवण के रूप में क्या हो सकते हैं? सल्फाइड हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं। तो धातु ऑक्साइड या अन्य लवण की परत जमा हो जाती है। इसी को संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। धातु है, उसकी सतह पर धातु ऑक्साइड या अन्य लवणों की परत जमा हो जाती है। अगर उदाहरण के तौर पे लें तो उदाहरण तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे लोहे का संक्षारण, जिसे अपन क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगना। लोहे के संक्षारण को लोहे पर जंग लगना या रस्टिंग कहा जाता है। और उदाहरण लें, जैसे चांदी है, वो कुछ समय के बाद उस पर क्या जमा हो जाती है? काली परत जमा हो जाती है, जो एक संक्षारण का उदाहरण है। पीतल व तांबे की सतह पर हरे रंग की परत जमा हो जाती है। ऐसा अपन देखते हैं दैनिक जीवन में। तो अगर किसी धातु का संक्षारण होता है तो उस धातु की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है और वह धातु नष्ट हो जाता है। जैसे अपन लोहे का संक्षारण देखते हैं, लोहे पर जंग लग जाता है तो लोहा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। संक्षारण में होता क्या है? यहां इस चैप्टर में अपने संक्षारण क्यों पढ़ा? तो जो संक्षारण है उसमें विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। संक्षारण में विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये जो संक्षारण की अपन पूरी क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, या जिस धातु में संक्षारण होता है, वो एक तरीके से डेनियल सेल की तरह कार्य करता है या गैल्वेनिक सेल की तरह कार्य करता है। गैल्वेनिक सेल की तरह कार्य करता है, मतलब इसमें एनोड भी होता है, इसमें कैथोड भी होता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी होता है। अब कैसे होता है, किस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार का संक्षारण, जिसे अपन कहते हैं लोहे पर जंग लगना, या लोहे का संक्षारण, उसको अपन डिटेल में देखते हैं। लोहे पर जब जंग लगता है तो लोहे के संपर्क में कुछ घटकों की उपस्थिति जरूरी है, नहीं तो जंग नहीं लगेगा। तो लोहे के संपर्क में कुछ घटकों का होना जरूरी है।
वो घटक देखिए क्या है, गैसों में O2 CO2 नमी का होना आवश्यक है। नमी नहीं होगी, O2 CO2 गैसें अगर नहीं होंगी तो जंग नहीं लगेगा। अगर लवण की उपस्थिति है तो संक्षारण की दर बढ़ जाती है। अगर जल है और उसमें लवण मिला हुआ है तो संक्षारण की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि लवणों की उपस्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह है वो बढ़ जाता है। ये चीजें कहाँ कहाँ काम में आएगी अपन मैकेनिज्म में देखेंगे, क्रियाविधि में देखेंगे। तो इन घटकों की आवश्यकता है। अपन देखिए जैसे अभी देख रहे हैं कि लवण की उपस्थिति में संक्षारण बढ़ जाता है, तो अपन कहेंगे नदी के जल और समुद्र के जल में अगर तुलना की जाए तो समुद्र के जल में नदी के जल की तुलना में संक्षारण की दर ज्यादा होती है। लवणीय जल है वो धातु पर रस्टिंग या धातु पर संक्षारण की दर को बढ़ा देता है। अब लोहे पर जंग लगता है, उसके लिए यहां मैं एक चित्र बना रहा हूं, उससे अपन समझेंगे। देखिए ये है लोहे की सतह और उसमें ये थोड़ा कुछ इस तरह से ये गड्ढा मान सकते हैं या कैविटी मान सकते हैं। ये लोहे की सतह है, ठीक है, और इस पर ये जल की बूंद जमा हो गई। ये क्या चीज है, H2O, जल की बूंद जमा हो गई, ठीक है। क्रियाविधि देख रहे हैं अपन, और क्रियाविधि में अपन इस लोहे की सतह पर किस तरह से जंग लगा वो अपन देख रहे हैं। तो ये क्या है, कोई लोहा है धातु, और उस पर ये जल की बूंद है, H2O की बूंद है। जल की बूंद में CO2 गैस घुलने से H2CO3 बना, कार्बनिक अम्ल बन जाता है। जल में CO2 घुल गया H2O के साथ में, तो क्या बन गया, H2CO3, और ये H2CO3 आयनित होकर H+ आयन देता है। मतलब ये जल कैसा हो गया, ये अम्लीय हो गया। क्लियर, ठीक है। अब जो लोहे की सतह है, उस लोहे की सतह में क्या होता है, धातु जो परमाणु के रूप में है, ठोस अवस्था में है, वो ऑक्सीकृत होकर Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो क्या हो गया, धातु का ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं, धातु का ऑक्सीकरण हो गया। इसका मतलब धातु की सतह कैसा कार्य करती है, एनोड की तरह कार्य करती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये धातु की सतह में से प्रवाहित होकर इस जल की बूंद में पहुंच जाते हैं। जल की बूंद में देखिए क्या होगा, 2H+, मतलब 4H+ ले लें, 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, ये अभिक्रिया करके बना लेंगे 2H2O। 2H2O ये बना लेते हैं। H+ तो कहां से मिला, ये कार्बनिक अम्ल जो बन गया था वहां से H+ मिल गया। वो H+ ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहां से जो इलेक्ट्रॉन बह के जाएंगे उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अपचयित हो जाता है। तो कैसी अभिक्रिया हुई, अपचयन। तो जल की बूंद कैसा कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। तो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो देखिए यहां पर भी एनोड और कैथोड बने, मतलब ये एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। मैं इनको अलग से यहां लिख दूं, एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। Fe ठोस, Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 ले लें तो 2, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां जाएंगे, कैथोड पर, और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन में देखिए 4H+
प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से बना 2H2O। ये अभिक्रिया संपन्न हो गई। दोनों को अगर जोड़ दूं तो देखिए आएगा 2Fe ठोस प्लस 4H प्लस प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन तो आएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कट गए। यहां बना 2Fe2 प्लस प्लस 2H2O। ये इस लोहे की सतह पर जो एनोड और कैथोड ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हुई उनको जोड़ने से प्राप्त कुल अभिक्रिया यहां पर प्राप्त हो जाती है। तो देखिए क्या हुआ, लोहे का ऑक्सीकरण हुआ। तो संक्षारण के लिए धातु का ऑक्सीकरण होना जरूरी है। अब ये जो Fe2 प्लस है इसका पुनः ऑक्सीकरण होता है। Fe2 प्लस का O2 के द्वारा पुनः ऑक्सीकरण होता है। कैसे देखिएगा, Fe2 प्लस O2 से क्रिया करता है जल की उपस्थिति में और किस में परिवर्तित हो गया, Fe2O3 में परिवर्तित हो गया और इसमें बना H प्लस। तो ये 4, ये 8H प्लस और इसको आप संतुलित कर सकते हैं 4 और 2। हाँ तो देखिएगा ये अभिक्रिया हो गई। इसमें Fe2 प्लस जल की उपस्थिति में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर किस में परिवर्तित हो गया, फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और H प्लस पुनः प्राप्त होता है। तो इसका मतलब H प्लस है वो इस जल की बूंद में वायुमंडलीय CO2 के द्वारा भी उत्पन्न किया जा रहा था और इस अभिक्रिया के द्वारा भी H प्लस प्राप्त होता चला गया। तो जैसे जैसे H प्लस बनेगा इसमें, ये कैथोड पर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं या अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में ये जो अभिक्रिया है इसकी दर बढ़ती जाएगी और उससे रस्टिंग की दर भी बढ़ेगी। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड XH2O को अधिशोषित कर लेता है, Fe2O3 XH2O बना लेता है। इसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं। ये जंग का सूत्र है, Fe2O3 XH2O ये जंग का सूत्र है। जो लोहे पर जंग लगता है उसका सूत्र ये है। तो इस तरह से एनोड पर कैथोड पर अभिक्रिया हुई, ये कुल अभिक्रिया हुई जिसमें Fe2 प्लस आयन बने। Fe2 प्लस आयन फिर पुनः ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर Fe3 प्लस में, मतलब फेरिक ऑक्साइड यहाँ Fe3 प्लस है उसमें ऑक्सीकृत हो जाता है और ये फेरिक ऑक्साइड XH2O को अधिशोषित करके जंग का निर्माण कर लेता है। जंग का निर्माण होते ही लोहे का वजन बढ़ जाता है और लोहे के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो दुर्बल हो जाता है। लोहा है वो जिसको अपन कहते हैं ना फफोलेदार हो जाता है, मतलब वो फूल जाता है। बॉन्डिंग कमजोर हो गई कि नहीं, तो फूलने से फिर वो धीरे धीरे झड़कर नष्ट होता चला जाता है। तो ये इस तरह से अपन बता सकते हैं कि लोहे पर जंग कैसे लगता है। संक्षारण से प्रति वर्ष पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि अपन जानते हैं संक्षारण से धातु है वो कमज़ोर हो जाता है। धातु के कमज़ोर होने से ये देखिए जो बड़े बड़े पुल बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। अपन भी अपने दैनिक जीवन में बहुत सी धातु की वस्तुएं काम में लेते हैं, है कि नहीं। तो धातु का संक्षारण है, उससे धातु नष्ट हो रहा है। तो संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाए, किन विधियों को उपयोग में ले, तो मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। संक्षारण से
बचाव के तरीके या विधियां, बचाव की विधियां। देखिएगा, संक्षारण में होता क्या है, कोई भी धातु है उसका ऑक्सीकरण होता है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, संक्षारण के लिए क्या क्या चाहिए? संक्षारण के लिए जल का होना आवश्यक है, जल की उपस्थिति का होना आवश्यक है। दूसरा, वायुमंडलीय गैसें जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, इसकी उपस्थिति का होना आवश्यक है। अगर अपन कुछ ऐसा कर दें कि धातु है वो नमी के संपर्क में नहीं आए और वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में नहीं आए, तो उसे संक्षारण से बचाया जा सकता है। जैसे पहली विधि अपन देखें कि धातु की सतह पर तेल, वार्निश, पेंट इत्यादि का लेप लगा दें। धातु की सतह पर तेल, वार्निश, पेंट इत्यादि का लेप लगाकर तेल है, वार्निश है, पेंट है, ये जल में नहीं घुलते हैं और धातु की सतह पे एक परत बना लेते हैं और ये जल प्रतिकर्षी हैं। तो जल जब धातु की तरफ आएगा या धातु की तरफ बढ़ने पर ये जो आपने तेल, वार्निश और पेंट का लेप लगाया है, ये जल को प्रतिकर्षित कर देगा, धातु के संपर्क में नहीं आने देगा। अपन करते हैं, घरों में भी ऐसा करते हैं अपन। दूसरा देखिएगा, अपन जानते हैं कि धातु के संक्षारण के लिए धातु का ऑक्सीकरण होना जरूरी है, ये क्रिया होना जरूरी है। लेकिन अगर इस धातु के साथ कुछ दूसरा धातु, इस तरह का धातु संपर्क में रख दें जो इसको अपचयित कर दे, मतलब इसके ऑक्सीकरण को रोक दे, या अगर ऑक्सीकरण हो गया है तो इसको अपचयित कर दे, तो किसी भी धातु को दूसरा धातु अपचयित कब कर पाएगा, ये अपन विद्युत रासायनिक सारणी से देख सकते हैं। अपन ने पहले विद्युत रासायनिक सारणी पढ़ा और उसमें अपन ने क्या देखा कि जो धातु ऊपर है वह जब नीचे वाले धातु के संपर्क में आता है तो ऊपर वाले धातु का तो ऑक्सीकरण होगा और नीचे वाले धातु का अपचयन होता है। विद्युत रासायनिक सारणी में जो धातु ऊपर है वो एनोड और जो धातु नीचे है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। अगर अपन केमिस्ट्री की भाषा में बोले, जिस धातु के ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा है वह एनोड की तरह काम करेगा और जिस धातु के अपचयन विभव का मान ज्यादा है वह कैथोड की तरह काम करता है। अब देखिए, जैसे अपन उदाहरण लें कि ये है कोई लोहे का टुकड़ा। अब इस लोहे की सतह के ऊपर अगर अपन इस तरह से जिंक की परत चढ़ा दें, ये किसकी है, जिंक की परत चढ़ा दें, तो क्या होगा, विद्युत रासायनिक सारणी से अपन देखते हैं कि जिंक के ऑक्सीकरण विभव का मान लोहे से ज्यादा होता है। तो जिंक के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी और लोहे के ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति कम होगी। तो क्या होगा कि ये जिंक इस लोहे को ऑक्सीकृत नहीं होने देगा, मतलब जिंक स्वयं क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा और जो लोहा ऑक्सीकृत हो चुका है उसको क्या कर देगा, अपचयित कर देगा। जिंक से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, ये जो इधर आ गए, ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं इधर, ये इलेक्ट्रॉन जो आयरन ऑक्सीकृत हो गया उसको अपचयित कर देंगे। तो जब लोहे का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा तो उस पर संक्षारण नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। लोहे की सतह पर
जिंक धातु की परत चढ़ाना कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्यों बोला? क्योंकि ये एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल की तरह काम करने लग जाता है। जिंक है वो एनोड की तरह काम करने लग जाता है और जो लोहे की सतह है वो कैथोड की तरह काम करने लग जाती है। तो विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं और गैल्वेनिक सेल के जैसा ये हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तीसरे प्रकार से अपन धातु की सुरक्षा कर सकते हैं बलिदानी सुरक्षा या बलिदानी रक्षा भी अपन कह सकते हैं। देखिए इसमें इस विधि 2 में जिसको अपन गैल्वेनीकरण कह रहे हैं, इसमें जब तक जिंक की परत लोहे की सतह पर रहेगी तब तक लोहा है उस पर जंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो कहीं से ये जिंक की परत हट गई, कहीं से जिंक की परत नष्ट होते होते ये हट गई, तो जो सतह सीधे वातावरण के संपर्क में आती है उस पर संक्षारण की दर बढ़ जाती है। तेजी से संक्षारण होता है, तेजी से रस्टिंग होती है, जंग लगता है। तो अब ये क्या है कि आप ध्यान रखने वाली बात होती है कि जिंक की परत कहीं से नष्ट ना हो। अब बलिदानी सुरक्षा में उस चीज का ध्यान रखा जाता है। कैसे रखेंगे देखिएगा, ये है कोई धातु की पाइप, धातु की पाइपलाइन जो अपन अंडरग्राउंड में दबा देते हैं, जैसे पानी की पाइपलाइन है या आजकल और भी बहुत से प्रकार की पाइपलाइन है वो अंडरग्राउंड की जाती हैं। धातु की पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने के बाद उसे संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं, इस पर इस तरह से वायरिंग की जाती है और उस वायर को जमीन से बाहर उच्च सक्रिय धातु के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे क्या होगा कि ये जो धातु है जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन के रूप में है, इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो जो बाहर उपस्थित उस सक्रिय धातु है वो क्या कर देगा, इसको वापस अपचयित कर देगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि उच्च सक्रिय धातु एनोड की तरह काम करता है और कम सक्रिय धातु है वो कैथोड की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आएंगे, उच्च सक्रिय धातु से इलेक्ट्रॉन इस तार के द्वारा इस पाइपलाइन में आ जाएंगे और जो ही ये धातु पाइपलाइन वाला धातु ऑक्सीकृत होने की कोशिश करेगा तो इसको अपचयित कर देंगे और इस धातु जो पाइपलाइन का धातु है इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा और इस पे संक्षारण नहीं होगा, रस्टिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जो ये बाहर उपस्थित धातु है ये नष्ट होता चला जाएगा। जब ये बाहर वाला धातु उस सक्रिय धातु नष्ट हो जाएगा तो इसको हटा देते हैं और इसकी जगह दूसरा टुकड़ा लगा दिया जाता है। तो हुआ क्या, उस सक्रिय धातु ने अंडरग्राउंड पाइपलाइन वाले धातु को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान दिया है, वो स्वयं नष्ट हो गया है। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, बलिदानी सुरक्षा। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन ये धातु को बलिदानी सुरक्षा के द्वारा बचा सकते हैं। संक्षारण के ये हो गए बचाव की विधियां, इतने प्रकार से अपन ये धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। और देखिए संक्षारण से बचाव के लिए कुछ विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे अपन घरों में भी देखते हैं जो धातु के उपकरण हैं उनमें पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो पानी के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। तो उनको सूखी जगह पे अपन रखते हैं या उसको सुखाते हैं। साथ ही वो लवणीय जल के संपर्क में तो बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि लवणीय जल की उपस्थिति में संक्षारण की दर है वो बढ़ जाती है। जितना सक्रिय धातु होता है उस पर संक्षारण की दर उतनी ही ज्यादा होती है। तो देखिए अगर अपन कुछ उदाहरण देखें तो संक्षारण की दर
विद्युत रासायनिक सारणी में जब अपन नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब लिथियम की तरफ बढ़ते हैं, तो संक्षारण की दर बढ़ जाती है। और जो विद्युत रासायनिक सारणी के टॉप पे बैठे हैं जो धातु, उनमें तो बहुत तेजी से संक्षारण होता है। उदाहरण जैसे सोडियम है, सोडियम इतना तेजी से ऑक्सीकृत होता है कि उसमें आग लग जाती है, इसलिए उसको तेल में रखते हैं। ये आप सबको पता भी है, आप पढ़ भी पहले चुके हैं। अगर अपन संक्षारण की दर के आधार पर देखें तो विद्युत रासायनिक सारणी में जो बॉटम पे उपस्थित धातु हैं उनमें संक्षारण की दर बहुत कम होती है, जैसे Au, Pt, Pd। ये धातु हैं, इनमें ऑक्सीकरण बहुत मुश्किल से हो पाता है क्योंकि इनके ऑक्सीकरण विभव का मान बहुत कम है, अपचयन विभव का मान बहुत ज़्यादा है, इन पे संक्षारण नहीं होता। इसीलिए जो आभूषण बनते हैं वो किसके बनते हैं? सोने के और प्लेटिनम के आभूषण बनाए जाते हैं। हजारों सालों से आभूषण पड़े हैं खजानों में। पहले तो पुराने समय में तो क्या होता था कि घर में जो गहने वगैरह होते थे उनको ज़मीन में दबा दिया जाता था। ज़मीन में मिट्टी गिल्ली भी होती है, लवण भी होता है, वायु भी होती है, फिर भी सोने के आभूषण यों के यों निकल आते थे। क्यों? सोने पे जंग नहीं लगता, सोने का संक्षारण नहीं होता। प्लेटिनम भी बहुत ज़्यादा निष्क्रिय धातु है, इसलिए इन धातुओं को नोबल मेटल भी कहा जाता है। इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, तो ये नोबल मेटल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये था अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जिसके अपन 19 वीडियो देख चुके हैं। इसको सीरीज को 1 से लेके 19 तक कंटिन्यू आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। कोई भी समस्या आती है तो मुझसे पूछिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स लेंगे और उनका हल देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।